नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। ऐसे तो बहुत सारे इश्यूज एक वीक में आते हैं, किस पे बात करें और किस पे ना करें वो मन में रहता है। पर हमने काफी टाइम से इंटरनेशनल सिचुएशन जो हो रही है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो परिस्थिति बनी है काफी गंभीर है, हम जानते हैं। पहले युद्ध बहुत मुश्किल लगता था, अभी युद्ध जैसे साधारण हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद भी युद्ध को हम रोक नहीं पाई दुनिया, उसका एहसास हो रहा है हमें। और वेनेजुएला हम जानते हैं, उनके प्रेसिडेंट को और उनके जीवन साथी को यूएसए सीआईए ने जाके कैप्चर कर लिया, उनको पकड़ के अमेरिका में लाए। और ट्रम्प साहब बोल रहे मैं वेनेजुएला का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ से रूल होगा। तो पहले पपेट गवर्नमेंट की बात सुनी थी हमने, कोल्ड वॉर के टाइम पे प्रॉक्सी गवर्नमेंट की बात सुनी थी। ये तो डायरेक्टली यहाँ से अमेरिका अभी सब जगह से शासन करना चाहते हैं। ये वेनेजुएला की बात भी है, उसके बाद कोलंबिया की भी बात आई, ग्रीनलैंड की भी बात आई और इसके बीच ईरान की भी बात आई। ईरान में वहाँ जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके सामने लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जायज है, उनकी डिमांड डेमोक्रेटिक को व्यवस्था चाहिए। वो हम जानते हैं ईरान में कैसे बदलाव आया था और फिर से कैसे बदलाव आएगा, उसमें महिलाओं की भी काफी अहम भूमिका रही है। वो भी हमें याद है कि जो हिजाब को लेके महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पे डेमोन्स्ट्रेशन किया था और उसका रिस्पांस पूरे दुनिया में मिला था और हम लोग भी यहाँ उसको सपोर्ट जाहिर किया था। तो ईरान में अभी जो परिस्थिति है उसमें ट्रम्प डायरेक्टली बता रहे हैं कि प्रोटेस्टर को आप ये नहीं कर सकते, और या ऐसा बता रहे कि अभी मदद आपके लिए रास्ते में है, आप कंटिन्यू करिए मूवमेंट को। ऐसा डायरेक्टली इंटरफियरेंस ऑफ कोई सॉवरेन कंट्री के इसमें करना पहले तो उसको बहुत ही गैरकानूनी या इमोरल माना जाता था। अभी तो ट्रम्प साहब डायरेक्टली ये सब बातें कर रहे हैं। और वेनेजुएला का क्या कारण है, उस पे क्यों कर रहे हैं, कोलंबिया का क्या कारण है, ईरान का क्या कारण है, हम काफी बातें जानते हैं, अखबार में पढ़ते भी हैं। पर अभी हम आज तो वेनेजुएला के बारे में बात करेंगे। हमारे स्पीकर है एमएसडी के सेक्रेटरी द्वारिकानाथ जी रथ। वो बहुत दिनों से हमारे साथ नहीं थे, बाहर थे। तो अभी आज मतलब अभी अभी आए हैं और हमने सोचा कि वेनेजुएला के बारे में बात करने के लिए कोई एक्सपर्ट को बुलाए फॉरेन पॉलिसी के, उसके बदले हम आम लोग क्या सोच रहे हैं और क्या फील हो रहा है उसके बारे में बताएंगे द्वारिकानाथ जी। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ वेनेजुएला के बारे में और दूसरे इंटरनेशनल इश्यूज है उसके बारे में भी हमें बताएं। धन्यवाद। द्वारिकानाथ। નમસ્તે. વુમેન ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી આપણા આજના ગુરુવારે મીટિંગને બધાને સ્વાગત છે. આજનો વિષય છે વેનેઝુએલા અને બીજા બધા આંતરરાષ્ટ્રીય ઉપર અમેરિકાને જે બધું ચાલી રહ્યું છે બધું એની ઉપર વાત કરીશું. આપણે જે ચાલતા હોય છે કે હિન્દીમાં મારે બોલવું છે એટલે आज हम लोग चर्चा करेंगे अभी जो हाल फिलहाल इस महीने में जो चल रहा है, पूरा जनवरी खत्म नहीं हुआ है, वेनेजुएला का ऊपर जो हुआ और जो आने वाला जो होने वाला है, ग्रीनलैंड को जो अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, डेनमार्क और उनको नाक दबा रहा है, और ईरान को लेकर चल रहा है, ये सारे बातें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ट्यूनीशिया में जो चल रहा है, तो 1926 जो है ये अशांत जो है वातावरण को और से बढ़ावा दे के आया है। और अमेरिका का दादागिरी जो है, ट्रम्प मुनरो डॉक्ट्रिन नहीं, हम जो मुनरो डॉक्ट्रिन जो कहते थे वो नहीं है, वो ट्रम्पो डॉक्ट्रिन जो इस तरह से अभी आ रहा है, ये पूरा डोमिनेट करने के लिए, मेरे देश में कोई नहीं। तो इस तरह का जो अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका ही इंटरेस्ट सब कुछ है, आप भाड़ में जाए, गड्ढे में जाए, कहीं भी डूब के मरे, लेकिन अमेरिकन फर्स्ट। तो
तो ये सारा दुनिया को बड़ा अजीब लगा कि एक देश का इलेक्टेड प्रेसिडेंट को और उसकी पत्नी को आप उठा के ले आते हो और मुठभेड़ में 40 लोग मरते हैं। वहां कीवन का कुछ लोग भी थे, वो भी मारते हो आप। 40 तो बहुत कम नंबर है, और भी काफी लोग मरे हुए हैं, काफी लोग अस्पताल में, उनको पोस्टमार्टम दिखाया गया था। और आप अपने देश में ले आते हो ट्रायल के लिए कि अभी नार्को नार्को क्या बोलते इसको, ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग का नाम पे कर रहे हो। इसको बहुत लंबा डिस्कशन है एक्चुअली, जो हम चर्चा कर रहे हैं बहुत लंबा डिस्कशन है। ड्रग्स बनाना, ड्रग्स का खेती करना, वो पनामा कंट्री को कैसे अपने हाथ में लेकर, उसका प्रेसिडेंट था उसको जेल में डाल देना, आपको वो ड्रग्स का ही, अफीम का, गांजा का ही उत्पादन करना है, नहीं तो आपको ये होगा वो होगा। ये सीआईए का पत्र चलता था। कॉन्ट्रास डील के बारे में आप जानते होंगे, ईरान और कॉन्ट्रास डील आपको भी जानते होंगे। और ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स तो अमेरिका को जरूरत पड़ता है। अमेरिका में ड्रग्स नहीं मिलेगा तो लोग माने चैन पे रहेंगे नहीं, तो उनके लिए वो ड्रग्स चाहिए, उनको कम पैसे में चाहिए। और क्रॉस बॉर्डर जो हो रहा है तो उसके लिए ही होता है। तो वेनेजुएला में जो हुआ उसको लेकर चर्चा बहुत हो रही है। मैं, आप लोग मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं इन बीचों में पेपर कम पढ़ सकता था मैं, लेकिन ये अंदाज लगा सकता था मैं। मुझे लगता है मेरे मुझसे लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन कुछ की क्वेश्चंस हैं। एक बीच में भी आप अर्णब गोस्वामी जो हैं, जो लगता था कि जर्नलिज्म में किस लाइन में है। हाँ, नहीं चेंज में कुछ नहीं हुआ है, मैं भी सोचा था ऐसा कि चेंज हुए हैं। तो उन्होंने लगा कि ये भी बड़ा खुलकर बोल रहे हैं ट्रम्प के बारे में, मोदी के बारे में बोल रहे हैं, हमारा देश खतरे में है, देश को बचाना है, ये बात कर रहे हैं। तो मैं भी पहले पहले सोचा कि ये हाँ परिवर्तन हो रहे हैं, अगर ये परिवर्तन हो रहे हैं तो इसको वेलकम करना चाहिए। चलो वेलकम बैक, आ जाओ। जैसा क्रिश्चियन ने कहा था, बाइबल में बोलता है कि सन है प्रोडिगल सन, प्रोडिगल सन पीछे वापिस आया है। लेकिन भी ऐसा नहीं है। वो हमारा जो ये है, एक बहुत बड़े आदमी है जाफरे साची करके, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और अभी उनका काफी जो भी बहुत जगह में उनका भी दिखाया, उनके साथ लाइव एक वार्तालाप होता था उनका, वेनेजुएला को लेकर ही होता था। तो उन्होंने बताया कि आपका इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप क्वाड छोड़ दीजिए, ब्रिक में टके रहिए, और अमेरिका के साथ अब जुम्बिश चलाइए, चाइना के साथ हाथ मिलाइए, रशिया के साथ हाथ मिलाइए, अमेरिका को आइसोलेट कीजिए। वो उनका सलाह था। तो ये सलाह के बारे में ऐसा बोलते रहे हो। उसके आंसर में दूसरा एक मैं देखा उनका, दूसरा देखा, उसमें वो बोल रहे हैं कि अभी ये अपॉर्चुनिटी है, हमको इंडिया को मिलिटराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जबरदस्त किसी भी तरह हमको ज्यादा मिलिट्री की ताकत बढ़ाना पड़ेगा, मिलिट्री की बजट बढ़ाना पड़ेगा। ये उनका बात है। जिसके पास मिलिट्री है, उसके पास पावर है, वही ही मतलब वो ज्यादा रूल करता है। तो ये बात उन्होंने बताया। तो उनके साथ जो जो चर्चा हुआ था, वो चर्चा तो ठीक है, उन्होंने जो ब्रिक्स में जुड़ना और क्वाड को छोड़ दो बात था, क्वाड की नहीं, क्वाड ठीक है, वो बात भी बता रहे हैं। तो ये इंडिया का जो है, इंडिया कैन प्ले ग्रेट रोल इन वर्ल्ड, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और इसी के लिए उन्होंने वो सलाह उन्होंने दिया, और अर्णब गोस्वामी ने इसको पकड़ लिया और बोला कि हमको मिलिट्री बढ़ाना है। तो ये आप जो पुराने लोग होते हैं, उनकी बात करने का तरीका बदल जाता है। जो पहले जैसे बात करते थे ऐसा नहीं, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, प्रधानमंत्री क्या करना है, वो जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ थिंक टैंक बन जाते हैं। थिंक टैंक बनकर सरकार का वो थिंकिंग जो होता है, अकॉर्डिंगली एक शेडो मिनिस्टर का पोजीशन लेकर वो लोग अपने पोजीशन को एंजॉय करते हैं। तो ये एक बात अभी भी अभी चलता है, देखना चाहेंगे तो देख पाएंगे आप लोग। तो ये उनका बात था। ये थोड़ा सॉरी કેમ છો રાહુલભાઈ? મજા?
और भी उन्होंने बताया कि न्यू कॉलोनियलिज्म या न्यू इंपीरियलिज्म का काफी डेंजर अमेरिका से आ रहा है, इसको सामना करना पड़ेगा। अभी एक बात काफी चल रहा है, न्यू इंपीरियलिज्म की बात चल रहा है, ये बात कभी आता नहीं था। इंपीरियलिज्म की बात तो ये लेनिन ने बताया था कि इंपीरियलिज्म जो आया था, ब्रिटिश का इंपीरियलिज्म अलग बात है, बाद में इंपीरियलिज्म जो आया अलग बात है। लाटेस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है इंपीरियलिज्म है, वो लेनिन का किताब भी है। और उसी टाइम में मजदूर लोग इकट्ठा होंगे और पूरा सत्ता हाथ में लेंगे, और इसीलिए क्रांतिकारी पार्टी की जरूरत है। अभी अब अक्सर भी अभी न्यू इंपीरियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म, ये सब की बात अभी काफी कभी आता है। मेनली अमेरिका का डोमिनेशन जो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से होते रहता है, और अमेरिका का जो प्रेजेंस जो है मिलिट्री बेसिस बहुत जगह में है, उसका पूरा ढगला बड़ा इसका ये है। और उसका जो इन्वेजन, जब भी अपने देश के नाम पे अपना मिलिट्री इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कितना इन्वेजन उसने 1945 से किया हुआ है, पूरा एक के बाद एक, पहले वियतनाम, कोरिया नहीं, हंडुरस, होनोलुलु, चिली, पनामा, ये सब जगह पे किया हुआ है। उसका मिलिट्री बेसिस चारों और अभी है सब जगह में, यूरोप में भी कम नहीं है, जर्मनी में काफी है, कल तो है ही है, या यूरोप तो सेकंड बेस, उसका सेकंड बेसिस है। एशिया में भी मान लीजिए इसको चाइना को केंद्र करके उसका बेस यहाँ बढ़ाया है, कोरिया के पास जापान में उसका मिलिट्री बेसिस है, वो मिलिट्री आर्मी, उसका आर्मी है, कहीं एयरफोर्स के लोग हैं। तो सारा दुनिया में अगर मैप देखेंगे आप, तो आप ढूंढेंगे तो कोरिया में पूरा आपको दिखेगा अमेरिका चारों ओर से रखेवाला जैसा हो गया कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम को बचाने के लिए, ये पूरा एक सेफ गार्ड करने के लिए, पर मिलिट्री का सहारा लेकर एक बेस, खैर मिलिट्री से तो होगा नहीं, उनको पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, पॉलिसी को बर्बाद करना पड़ेगा। तो ये सब चलते रहता है। अभी उसके साथ एक नई बात आई है, ईरान में काफी प्रॉब्लम्स ईरान में हो रहे हैं, काफी प्रॉब्लम्स हो रहा है ईरान में, और वहाँ मोंगवारी, करप्शन काफी है, और ये मूवमेंट चल रहे हैं उधर। कुछ को जो काफी सिविल राइट के लोग हैं वो जेल में हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं, बाहर निकाल दिया गया है, कुछ को फांसी पे चढ़ा दिया गया है, खासकर महिला भी रास्ते पर आ रही है। तो उनके ऊपर में इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग अभी जो चल रहा है अमेरिका के साथ, उसका इजराइल के साथ भी उसका भी है, लेकिन उसका जबरदस्त उनके ऊपर फायरिंग और किलिंग जो हो रहा है। 2000 ऑफिशियली मोर देन 2000, अनऑफिशियल 13,000 की बात आ रही है, 13,000 लोग मारे गए हैं। तो अभी मान लीजिए ये एंटी अमेरिका के नाम पे, तो एक देश का ईरानियन पेट्रियटिज्म खड़ा करना, इस्लामिक पेट्रियटिज्म खड़ा करना, और बाद में अपने देश को भी बोले हैं हम तो एक किसी को भी हम बख्श नहीं देंगे, हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। जो लोग अपोज करते हैं तो देखेंगे ईरान का इंटरनल अफेयर्स। और जबकि इसी को ईरान में जो चल रहा है, जो पीपुल अपराइजिंग हो रहा है, इसको ऑपरेशन जो हो रहा है, ग्लोबल कम्युनिटी इसको खिलाफ भी है, उसको सामने हमको कंडेम भी करता है। लेकिन ईरान इसका फायदा लेकर जो अमेरिका का जो अमेरिका बोल रहा है कि और करो और करो, और भी इनकलाब जिंदाबाद करो, और भी फ्रीडम के लिए लड़ो, बड़ा अजीब बात है ना। मैंने ये अमेरिका बोल रहा है और करो, और ज्यादा करो, और करोगे हम इंटरफेयर करेंगे। हाँ, बस ये दोनों चीज देखिएगा। ट्रम्प बोल रहा है अरे कम क्यों, इतना कम क्यों, और करो, तो ये अमेरिका बोल रहा है। और हमारे यहाँ बोल रहे हैं जो उनका जो पावर में जो बोल रहे हैं कि कोई भी अगर ये होगा छोड़ेंगे नहीं इसको, वी वोंट लीव। आइए गौतम, तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये एक अनदर फैक्टर्स है। और भी है, टूनिशिया में भी प्रॉब्लम्स हैं साथ ही साथ। जो टूनिशिया में प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां भी टूनिशिया तो पूरा मान लीजिए एक प्रकार का 22 साल से अमेरिका का कब्जे में है, और वहाँ मिलिट्री सब कुछ वहाँ चलता रहता है, लोग का हालत भी खराब है। वहाँ लोग काफी लोग माइग्रेंट्स होकर चले जाते हैं, उनका वो बोट को डुबाया जाता भी है, तो पता होगा अफ्रीका का ही जो है, लेकिन पूरा एलिज भी है। तो वहां भी वो पूरा एक प्रकार का जो है, अभी जो मान लीजिए लगता है दुनिया में कहीं भी कुछ अपराइजिंग हो रहा है, लगता है अमेरिका के पीछे उसका हाथ है। जैसे बांग्लादेश की जब बात हुआ तो काफी बात आया कि अमेरिका का हाथ उसमें है,
ऐसा बोलते हैं अमेरिका का हाथ है तो बांग्लादेश में ऐसे हुआ सब। ये एक बात आ रही है, जब बात आ रही कहीं ना किसी कोने में आ रही, इतना बड़ा दुनिया है, कोई ना कोई कोने कोने से कोई बात आता है, बात सही भी होता है, ये सही नहीं भी होता है, लेकिन अमेरिका सब जगह प्रेजेंट होता ही। अभी इस मानने वाले ग्रीनलैंड, डेनमार्क को अपने आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ था, ग्रीनलैंड किसका होगा, उसे एक्सप्लोरेशन हुआ था नॉर्थ पोल का, फिर बाद में इसको डेनमार्क का साथ में रहा। आप कुछ साल तक अमेरिका रहे, उधर मिलिट्री बेसेस बनाए, फिर आप छोड़ के आ गए। अभी बोलो कि मेरे देश का खतरे हो रहा है, ये रशिया, इसके से मुक्त करने के लिए मुझे कब्जे में लेना पड़ेगा ग्रीनलैंड को लेकर। इसको लेकर भी विरोध हो रहा है, यूएनओ में भी बात हो रहा है। और इसमें एक बड़ी बात है, ये वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, अमेरिका के बर्तन जो बारे हैं, आपको तो बड़ा खराब लगेगा कि किसी देश का इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उठा के ले जाए। मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको सुनने को मिलेगा कि मोदी जी को उठा के ले गए। ऐसा हो सकता है। अभी अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए बड़ा हाई पावरफुल उनका हेलीकॉप्टर आएगा, उठा के ले जाएंगे, तो 10 दिन वापस कहाँ ले जाएंगे, पेशावर ले जाएंगे और कहाँ ले जाएंगे पता नहीं, मस्कत ले जाएंगे या कहाँ ले जाएंगे। और हम क्या करेंगे, हम क्या अमेरिका को सपोर्ट करेंगे? हम हमारे मोदी के खिलाफ हमारा जो है अपनी पोजीशन पर है, लेकिन हमारा देश की सोवेरेंटी के ऊपर जो बात है तो हम जो सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली नॉट। हम बोले हमारे मोदी को छोड़ो तो हमारा बड़ा बदल जाएगा, तो हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे। लेकिन ग्लोबली क्या होता है कि उठा के ले गए तो ठीक, अच्छा हुआ ना, हम पावर में आ जाएंगे। तो ऐसे ही वेनेजुएला में ऐसे ही हुआ, जो ओपोजिशन का जो था वो इलेक्शन में बोले कि मुझे हरा दिया गया था, मैं हार गया हूँ, वो अपॉर्चुनिटी मिला। फिर बाद में डिफेंस मिनिस्टर, मिलिट्री, ये जो लोग भी जो है इसके शामिल जो है, तो इसी जो चीज में तो ये एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं। जबकि जो इंटीरियम प्राइम प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट था, उसको बनाए वेनेजुएला में, वो कल बोलते पीसफुल वे में होगा और हम देखते ट्रांजिशन होगा, बातचीत करेंगे, हमारा वापिस आ जाए, वो कर रहे हैं। तो उसमें कुछ लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो ताकि अपना भी धंधा, अपना व्यापार धंधा सोच रहे हैं। तो ऐसे जो सिचुएशन जो हो रहा है, तो अमेरिका इस चीज को बड़ा अच्छे से समझता है, ये सारी चीज समझता है। जैसे मान लीजिए मोदी का बारे में इतना, मोदी जी के बारे में इतना मैंने ताच्छल्य करके बात करना एज एन इंडियन मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मोदी कुछ भी हो, हमारे हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश का बड़ा प्रधान है। आप उसके बारे में बोलोगे मुझे कैसे अच्छा लगेगा? लेकिन आप कुछ भी बोले, लेकिन जिनको बोला जाता है कुछ भी बोल रहे हैं। अजीब बात है, जिनको बोला जाता है, जो उनके झंडा पकड़ के चलते हैं, उनको कुछ नहीं लगता है। दे आर नॉट फीलिंग असेम्ड, दे आर नॉट फीलिंग, मानी नहीं लगता है उसको। ये नहीं अजीब नहीं लगता है? लागे हमारे यहाँ सामने होकर, ये हमारे कोई यहाँ बड़े आदमी होंगे, बूढ़ा हमारे ग्रैंडफादर होंगे, कोई गाली वाली देके जाएगा कि हम चुप रहेंगे? या क्या वो दुर्योधन को तो मानसरोवर में छुपा के रखा था, और जब ये भीम चैलेंज करता था तो चैलेंज को तो सुन के पहले बार तो बैठ गए, सेकेंड टाइम बैठ नहीं पाए, थर्ड टाइम तो सुन लो तो बाद में कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन दुर्योधन उठ गया, वो आया, सामना किया। तो अभी जो आपको ये बुला रहा है, आपको चैलेंज दे रहा है, तो आप चुप रहोगे, आप यू डोंट से एनीथिंग। तो हमारे यहाँ का बलन भी काफी बिल्कुल विचित्र है। तो ये बोलने के बाद लिपापोती करने के लिए और किसी को भेज दिया यहाँ इंडिया में, ताकि यहाँ ये बिजनेस का धंधा बंदा बराबर चले इधर। और हमको भी अच्छा लगा, काफी लोग बोले हाँ हाँ ठीक है, अभी आ गए ना जो ये मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ये अच्छा लगा। उससे पहले चांसलर जर्मनी का भी आए, शायद मैक्रोन भी, शायद फ्रांस से भी कोई आए थे। तो ये जो वेनेजुएला का जो हो रहा है, तो लगता है कि कुछ लोग तो बात करेंगे, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज कुछ बात ही नहीं किए। लगता है ना आपको, अगर सारा इतना अमेरिका दादागिरी बढ़ रहा है, अगर सारा देश इकट्ठा हो जाएगा तो ये ट्रम्प क्या करेगा? तो पागल है, हम बोलोगे पागल है, असलय में जाना चाहिए, पागल वाला कुछ नहीं है, फिर सियाना आदमी है, क्या करना नहीं करना है बिल्कुल मालूम है। उस CIA, उनका FBI, पूरा मिलिट्री जो ऑयल लॉबी, उनका जो मल्टीनेशनल कंपनी जो है, उनके साथ मिलकर वो काम करता है पूरा बिल्कुल। तो ये ट्रम्प का जो बात है कि ये जो पागल है, सो हम इसको उड़ा देते हैं वो, और इसी तरह बात उसको किया जाता है, ऐसे पागल वाला कुछ भी नहीं है।
ये बिल्कुल अंडरस्टैंड करता है, उसका जो क्लास इंटरेस्ट जो है वो बराबर देख के बात करता है। तो जो उन्होंने जो अपोज किया वो थोड़ा रशिया अपने स्वार्थ के लिए किया, वो भी ऐसा कोई बहुत ही भले कुछ बोला नहीं। चाइना, रशिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में अर्जेंटीना और पनामा को छोड़कर सब देशों ने इसे कंडेम किया, और शायद और कुछ भी कंट्री, साउथ अफ्रीका, ये लोगों ने किया। लेकिन सारा दुनिया, सारा देश, दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया का जो सारा देश जो है इकट्ठा होकर जिसको अपोज करना चाहिए वो नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड था। अभी अमेरिका दादागिरी हम नहीं सहेंगे, वो नहीं हुआ। ये बड़ा अजीब बात है। सबसे तो फ्रांस, मैक्रोन के बाद तो आपको तो अजीब लगेगा आपको, मैक्रोन और जर्मनी का इतना वो पिट्ठू हो गए हैं। और ये खाली ये ट्रम्प का, और जाके वो शांति दूत बन के जाते हैं और व्यापार का धंधा करते हैं लोग, ऐसा बन गए हैं लोग। इनको चेहरा दिखने वाली बात हो गई। सारा यूरोप के जो लोग हैं तपास करना चाहिए, ट्रीटी को मानना चाहिए, लोगों का खिलाफ है, लेकिन कंडेम नहीं करना है। दे आर नॉट कंडेमिंग। जबकि वहां देश के जो लोग है, लंदन में बहुत बड़ा जुलूस, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा जुलूस, ऑल ओवर। लेकिन ये जो है वो यंगस्टर्स ज्यादा हैं और कुछ वर्कर्स हैं और कुछ इलेक्ट्रिस्ट हैं, लोग ज्यादा अपोज कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में बहुत अपोजिशन हुआ। तो अमेरिकन लोगों को कैसे मैनेज कर रहे हैं मुझे पता नहीं, आप ज्यादा बता पाएंगे। हाउस अमेरिकन, इंडियन का तो कोई रोल है नहीं उधर, कुछ करेंगे नहीं करेंगे, शायद रूम में बैठकर बात करते होंगे, मनोमंथन, हमारा ध्यान तब में हम सपोर्ट करते होंगे। लेकिन जनरली ये जो हो रहा है उसके बारे में हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये जो अमेरिका का जो रोल है वेनेजुएला में, वो हम इसको डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन ऑयल है, खाली ऑयल नहीं, खाली ऑयल नहीं, एक थ्रेट भी है। ये थ्रेट सबके लिए भी है, मोदी के लिए भी है। या ऐसा भी इंडिकेशन है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, आप भी कर लो ना, अगर आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता है उठा लो, वहां से ले आओ, ये इंडिया ले आओ, ये करो, उठा के ले आना। मानोगा चाइना को ताइवान ठीक नहीं लगता है तो चाइना भी उठा के भी ले आए, पुतिन को अच्छा नहीं लगता जेलेंस्की को उठा के ले आए। तो ये जो उठी के ले आना हेलीकॉप्टर में, अब ये परंपरा शुरू करो। ये तो ये बात जो चल रही है, और सीधा वार करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो चीज चल रही है ये एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक चीज बन रहा है, जिसके लिए हम कुछ सोचने वाली बात हो गई है। इसीलिए क्या है कि एंटी इंपीरियलिस्टिक जो जो मूवमेंट जो है, मुझे लगता है कि ये इसको जोरदार थोड़ा करना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा। ये खाली अमेरिका का मामला नहीं है, ये वेनेजुएला का मामला नहीं है, ईरान का खाली लोगों को 13,000 लोगों को मारने का मामला नहीं है, या टूनिशिया के जो हो रहा है इसको खाली नाक दबा के पूरा इसको कंट्रोल करने की बात भी नहीं है, और ग्रीनलैंड को हड़प करने की बात भी नहीं। कल आगे बोलेगा कि अमेरिका बोलेगा कि आज कश्मीर मेरा है, तो कश्मीर का प्रॉब्लम उन्होंने खड़ा किया हुआ है। अगर देखा जाएगा तो होल ये जो पूरा जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज और नेटो और बाद में कोल्ड वॉर का प्रोडक्ट में कश्मीर आ रहा है, और दिन रस का सब काफी उसका रोल है। और अगर ये इंडिया चाइना का जो प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी अभी भी आ रहा है सब चीज, ये तो बाद में वो गंगोत्री में जो न्यूक्लियर ये डाला गया था वो आपको पता होगा, गेलबर्ट इधर एम्बेसडर थे, वो केसेस सब हो रहा था। ये तो हर जगह भी, इंडिया में भी सब किए हुए हैं, सब सारी चीज किए हुए हैं। इसी तरह से अगर माने कि अमेरिका का जो इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस को रोकने के लिए अगर ये सारा दुनिया के लोग इकट्ठे नहीं होंगे और यूनो अगर बराबर अगर काम नहीं करेगा, और खाली यूनो खाली एक प्रवचन खाली देने वाली बात हो जाएगी, वहां कंडेमेशन हुआ, सब मिलकर कंडेम किए। लेकिन एक बात और भी हुआ और मोदी जी को जो शायद अच्छा लगता होगा कि एक आवाज आ रहा है कि एक परमानेंट का जो सिक्योरिटी काउंसिल में अभी इंडिया का परमानेंट सीट हो जाना चाहिए। इसीलिए चाइना का आप हाथ पकड़ लो तो इंडिया और चाइना मिल जाएंगे। उसका प्राइस क्या होगा, तो इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनना, ये सुযোग मिलेगा, इसको आप फायदा लो आपको। ये एक प्रकार का बन रहा है। तो ये अगर होगा तो कैसा होगा, लेकिन उसका और एक भी लॉबी है। अगर ये होगा तो केस कैसे होगा, तो ये ट्रम्प का और एक प्रकार का चाल चल रहा है। सब बहुत प्रकार का, बहुत सारे परिवर्तन विद इन 1 मंथ में एक पांडोरस बॉक्स ओपन हो गया है। आप ढूंढेंगे, एक एक का ढूंढेंगे तो कितना कितना मिलेगा अभी। तो कोलंबिया में आज ये क्या बोलते हैं इसको, अभी लैटिन अमेरिका कंट्रीज में जो बोलीवर, सिमोन बोलीवर जो थे कोलंबिया के, उन्होंने बड़ा ये किया था, सबको इकट्ठा किया था, सब वो लोग इकट्ठा रहेंगे, बात हुई थी। और बाद में ट्रीटी हुआ था अमेरिका के साथ, काफी साल पहले हुआ था। फिर बाद में वो कभी वो
मन रहा नहीं, और बोलीवर का सपना पूरा कभी नहीं हुआ, वो गुजर गए वो लोग। फिर बाद में अलग अलग कंट्री हो गया और माफिया ये के सब चला। वहां भी एक लेफ्टिज्म के बात भी चली, और चिली में भी अलेंडे करके प्रेसिडेंट थे, उनको उठा के ले गए, मार दिए। पाब्लो नेरुदा वही के पोएट्स हैं, उनके वाइफ बच गए, तो उनका किताब भी है। सल्वाडोर एलेंडे को ये कर दिया गया। तो कैजुअली अमेरिका में जो साउथ अमेरिका जो है वो पूरा कैजुअलिटी, अमेरिका पूरा डोमिनेशन में रहना वो अमेरिका पसंद करता है, वही चाहता भी है। रहा रशिया की बात, रशिया की जो बात है वो तो यूक्रेन को तो वो पता नहीं, वो अगर जीतना है तो जीत लो, हराना है तो हरा लो, अरे वार बंद करना बंद कर लो। ये क्या है भाई, एक एक ड्रोन फेंक दिया, 2 ड्रोन फेंक दिया, एक रॉकेट फेंक दिया, वो मार दिया। हाँ, और जेलेंस्की को आप बचा के रखे हो, क्या बात है ना। उनको प्रोलॉन्ग वार करके रखना जरूरी होता है इनको। इट हैज बिकम ए कैपिटलिस्ट कंट्री, और ये भी वार को रखना चाहता है अमेरिका के साथ। मैंने कॉन्ट्राडिक्शन है इतना ही। लेकिन तो आप यूक्रेन को, ये मैं यूक्रेन को रेयर मटेरियल, अर्थ मटेरियल जो है अमेरिका को चाहिए, और रशिया को पुराना जो अपना घमंड जो है, हम यूक्रेन मेरे पास था, तू मेरे मुझसे गया हुआ है, तेरा इतना घमंड है, तो ये सब चल रहा है। और वहां के लोग का लाइफ जो है वो खराब हो रहा है, और वहां के लड़ने के लिए लोग भी नहीं है, तो इंडियन लोग जाके मरते हैं, और मरने के बाद 1 करोड़ रुपए मिलता है। रशियन का कपड़ा पहन के यूक्रेन में मरते हैं, और वो अग्निवीर है कौन है पता नहीं है। एक हमारे एक गुजराती भाई भी थे, और उनको भी पैसा मिला। तो ये सब जो चल रहा है, मेरा जो बात है मैं सब पूरा डिटेल में डिस्कशन, पूरा तैयारी तो है मेरी, लेकिन लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सब लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करें, और मुझे भी लगता है कि और एक दिन भी पूरा अमेरिकन का पॉलिसी हुआ थ्रू आउट द वर्ल्ड 70 ईयर्स में जो हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ है, कितने इतने सालों से अमेरिका क्या कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है 1945 के बाद उसने कितने साल दबदबा करके रखा हुआ है सारा दुनिया को, वो बात को पूरा एक्सपोज करके बात करना है। नेवल एक्सरसाइज, वार करना, कोल्ड वार करना, कल्चरल माध्यम से भी लोगों को माइंड को वॉश करना, बाद एजुकेशन के माध्यम में भी एजुकेशन की बात भी करना, हर तरह वो ये देना नहीं देना, टैंक टैंक दिया तो तोप नहीं दिया, तोप दिया तो टैंक नहीं दिया, इस तरह से करना, ये करके जो रखा हुआ है, तो उसके बारे में पूरा चर्चा होनी चाहिए। और उसके भी हमारे लोग भी, हमारे देश में भी मैं एजेंट नहीं बोलूंगा, प्रो अमेरिकन लॉबी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, जो आज तो पहले स्वतंत्र पार्टी को बोला जाता था, लेकिन ये बीजेपी पार्टी जो है स्ट्रॉन्ग लॉबी बीजेपी की तरफ ही है। वो अमेरिका को बात को पूरा सपोर्ट करता है, अमेरिका के साथ हम रहेंगे तो हमारा तरक्की होगा, हमारा हम बहुत तरक्की होगा, इंडस्ट्री होगा, वो होगा, वो बात करते हैं। और उसी के बात के आधार पर हमारे देश में एकेडमिशियंस वगैरह जो है, यूनिवर्सिटी वगैरह जो है, वो प्रो अमेरिकन बातें होती है, और प्रो अमेरिकन स्टडीज भी होती है, और सिनेमा भी हमारा वो हॉलीवुड टाइप ऑफ फिल्म भी बॉलीवुड बनती है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आज का चर्चा मुझे आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, नहीं बढ़ाऊंगा अभी, तो क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करें, चर्चा करें। लेकिन एक बात है, इट इज मैटर बहुत ग्रेव कंसर्न्स है, और एक कंसर्न के साथ में बोल रहा हूँ। ये अगर मोदी जी अगर सोच रहे खाली अमेरिका का मामला है, और खाली ये अमेरिका ये वेनेजुएला का मामला है, और लेकिन हमारे ऊपर कभी आएगा नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई एक प्रकार ये भ्रम है, और उनको वो एक प्रकार का जो है, जो बोल रहे हैं कि मोदी जी एक ग्लोबल लीडर का रोल प्ले करे। अच्छी बातें कर सकते हैं तो अच्छी बातें, पीस की बात कर सकते हैं। एक समय पंचशील की बात थी, पंचशील तो कभी चला गया, चाइना भी बदल गया, चाइना भी एक प्रकार अदर प्रकार कंट्री को भी अलग प्रकार से लोगों को या वहां किसी जगह पे शोषण करता है, दबाता है। ठीक है, अगर ये लोग अमेरिका को कोशिश कर सकते हैं, अपने ढंग से कर सकते हैं तो करें। लेकिन वेनेजुएला का जो डिग्निटी जो है वो पूरा उसको रिलीज करें, और लोग वहाँ तंत्र आए, और वहाँ जो मिलिट्राइजेशन फिर से होने की कोशिश जो हो रही है ये फिर बंद हो जाए, ये हमारी एक मांग है। ईरान का जो घटना हो रहा है, ये जो इस्लामिक जो वर्ल्ड का जो है कि ईस्ट में इस्लाम, वेस्ट में इस्लाम, इस्लाम सब सारा जगह इस्लाम, और इस्लामिक नाम पे अगर ये जो करना चाहते, जो ह्यूमन राइट को वायलेशन कर रहे हैं, और इसी के नाम पे एंटी अमेरिकन फीलिंग से इस्लाम को, ये ईरान को इकट्ठा करना चाहते हैं। फिर बाद में जो इनका जो साथ जो शिया सुन्नी का संघर्ष, वो सीरिया हो, ईरान हो, या और भी कुछ हो, ये जो हो रहा है, इसके सामने अगर ये भी एक प्रकार ग्लोबल एक इनिशिएटिव, सिटीजन इनिशिएटिव, जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रोमारोला, बर्नार्ड शॉ, इवन नेहरू भी
ये सब लोगों ने एक रोल प्ले किया था, ऐसा रोल अपन प्ले करें तो ताकि एक प्रकार का दबाव आए और ये दबाव के साथ अमेरिका को रेस्ट्रेन करने को इंडिया के सॉइल से भी एक मैंने आवाज बुलंद हो जाए ताकि हमें अमेरिका प्रेशर डाल सकते हैं और कहीं ना जो भी जहां जिस तरह पे है वो आप बात करें। इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अमेरिका साम्राज्यवादी देश है और दुनिया में साम्राज्यवाद ही चले वो हमेशा अमेरिका चाहता है। जो कुछ वेनेजुएला में किया अमेरिका ने वो एकदम निंदनीय है। एक देश का दूसरे देश में जाके उसके अपनी सेना के लोग, सिर्फ इंटरपोल दूसरे देश में जा सकती है, कैसे गई? और ये बहुत बड़ा सवाल है। और सजा देने का अधिकार तो मान लो अमेरिका में केस करेगा तो अमेरिका की अदालत है वो करेगी, लेकिन उसकी पत्नी को मारा, उसके फोटो आपने लोगों ने देखे होंगे। इसके भी हथकड़ी लगा के किया। वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है अभी तक हुआ है, हम उसके समर्थक नहीं हैं, लेकिन अमेरिका ने जो कुछ किया हम उसके विरोधी हैं। वही उसी तरह ग्रीनलैंड में दुनिया के सारे देश, जैसे एक जमाने में इंग्लैंड के अधिकांश देश गुलाम थे, उसी तरह गुलाम की तो भाषा तो नहीं कहेंगे, लेकिन गुलाम की तरह बना रहे अमेरिका दूसरे देश, ये अमेरिका चाहता है। लेकिन इस परिस्थिति में भी अमेरिका में कहते हैं कि इतना बड़ा विरोध का मार्च निकला जो शायद अभी तक नहीं निकला था। यदि ऐसा कुछ भारत में हुआ होता, भारत और किसी दूसरे फिल्म, तो भारत में तो सबको राष्ट्र विरोधी घोषित कर देते। वो ममदानी ने उसका विरोध किया, वहाँ के न्यूयॉर्क वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसका विरोध हुआ। मुझे याद है जेपी ने एक बार कहा था कि मैं राष्ट्र के हित के लिए और रोटी के लिए स्वतंत्रता से समझौता नहीं कर सकता। हमारे देश अच्छा, हमारे देश की जीत होगी, हम इसलिए दूसरे देश की स्वतंत्रता खत्म कर दें, ये उसका विरोध जयप्रकाश नारायण ने किया था। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसी तरह चीन भी आज कोई कम्युनिस्ट देश नहीं है, वो भी आज साम्राज्यवादी देश ही है और आसपास के बहुत सारे देशों को या तो दबा या रहा है या एक युद्धपोत भेज देता है, लगता है किसी भी समय हमला करेगा। तो ये जो उस पर छोटे देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने की बात है। और भारत की सरकार जिस तरह ये यूक्रेन में चुप है, उसी तरह वेनेजुएला में चुप है, ग्रीनलैंड में चुप है। अपना कुछ तो पक्ष रखो। मैं आज एक पुराना वीडियो लालू प्रसाद का देख रहा था, उसमें लालू लोकसभा में कह रहे थे कि किसके बारे में कर रहे थे मैं भूल गया। वो कहा कि हम न्यूट्रल हैं, तो लालू ने कहा न्यूट्रल में तो गाड़ी चलती नहीं है, किसी न किसी गियर में रखना पड़ता है। तो हम इधर नहीं है नहीं उधर नहीं है, जहाँ जो दिनकर के शब्दों में कहे जो क्या कहते हैं, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, या तो आप इस तरफ है या उस तरफ, हम कहीं नहीं है, इसका क्या मतलब है? हम न तो सत्य के पक्ष में है ना असत्य के पक्ष में, तब कहाँ है आप? तो ये दुनिया एक नए जिसका पंचशील का सपना जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या नेटो की तरह की चीजें हैं, वो यदि मजबूत नहीं होगा तो अमेरिका की दादागिरी बढ़ती जाएगी और ये दुनिया के देशों की स्वतंत्रता के खिलाफ तो है ही, मानवता के भी खिलाफ। धन्यवाद। अभी आपने कहा कि अमेरिका के सामने कोई देश बोलता नहीं है, दो तीन किसी की आवाज नहीं है, तो ये आवाज तो पूरी दुनिया में से उठनी चाहिए, क्योंकि ये तो अस्तित्व का सवाल है। और ऐसा अमेरिका के सामने कोई बोलेगा नहीं तो अभी
वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड का भी वो हड़प कर देगा। ग्रीनलैंड की पब्लिक इतनी नहीं है, वो स्वीकार अमेरिका के साथ रहना नहीं मानती है, लेकिन ऐसी दादागिरी चलेगी तो अमेरिका ग्रीनलैंड को भी ले जाए, क्योंकि उसकी नज़र वहाँ जो गोल्ड है, वहाँ का माइंस वाला खनिज संपत्ति है, उस पर ही अमेरिका की नज़र है। तो इसके लिए बड़ी आवाज उठनी चाहिए। थैंक यू। ગ્રીનલેન્ડ 80% लोग ગ્રીનલેન્ડ ઓપોઝ કરી રહ્યા છે, 80% लोगो ઓપોઝ કરી રહ્યા છે। हाँ, एक बात मुझे कहना रह गया। डोनाल्ड ने कहा कि हम भारत को वेनेजुएला के का सस्ता तेल देंगे। वेनेजुएला का तेल देने वाले तुम कौन होते हो भाई? रिलायंस ने तो ये भी शुरू कर दिया। हाँ, रिलायंस ने तो बातचीत भी शुरू कर दी। तो ये तो जो इंटरनेशनल ट्रीट क्या कहते हैं, एक हो ना, एक स्टैंडर्ड होता है कि हम एक देश दूसरे देशों के बारे में, और ये तो ऐसा हम तो उसको तो सस्ता देंगे। वेनेजुएला अपना देश किसको देगा नहीं देगा, जैसे अब ईरान पर प्रतिबंध लगा रहा है कि ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता है, और दुनिया के बहुत सारे देशों में भारत भी चुप है। हम कोई भी देश अपने संसाधन कहाँ देना नहीं देना वो देश का विषय है। वो सरकार का निर्णय गलत और सही हो सकते हैं, उसका फैसला करने का अधिकार उस देश के नागरिकों का है। उसी तरह वेनेजुएला की जनता सोचेगी हमको तेल देना कि नहीं देना, और तुम दादा बन के दुनिया को हम तेल देंगे, और भारत लगता है कि शायद खुश भी है कि हाँ सस्ता में तेल मिल जाएगा। रूस से तेल मत लो, वेनेजुएला का तेल हम सस्ता ले। આમાં જે અમેરિકાને હુમલો કર્યો અને વેનેઝુએલાના એના જે 2000 થી વધારે સિક્યોરિટી ગાર્ડ હતા અને પ્લસ આજુબાજુ સેનાના હતા, એ બધા નિષ્ફળ એટલે ગયા કે મોટાભાગના સાધનોમાં કિલ સ્વિચ હોય છે। દાખલા તરીકે આપણી પાસે જે રફાયેલ પ્લેન છે એમાં કિલ સ્વિચ છે, એટલે અમેરિકાનું ફ્રાન્સનું પ્રેસિડેન્ટ બટન દબાવે તો એ કોઈ રફાયેલ ટેક ઓફ નહીં થાય, અને કદાચ ટેક ઓફ થશે તો એના મિસાઇલ બધા આડા ફાટશે। અને એટલે જ ભારતીય વાયુસેના અત્યાર સુધી MiG-21 કેમ વાપરે છે, કેમ કે MiG-21 માં કોઈ જાતની શરતો નથી અને એમાં કિલ સ્વિચ નથી, એ 100% મેડ ઇન ઇન્ડિયા છે। જે રશિયાએ આપ્યું હતું એ તો બધું સ્પેર પાર્ટ બધા 1956 માં આપ્યા હતા, એ તો બધા સ્પેર પાર્ટ ફેંકી દીધા, એનું ખાલી બોડી જ છે। બાકી જેટલા સ્પેર પાર્ટ અત્યારે MiG-21 માં છે, હવે તો MiG-21 બધા રિટાયર થઈ ગયા, એ બધા 100% મેડ ઇન ઇન્ડિયા છે। અને એવી જ રીતે એમના જે કોમ્યુનિકેશન ઇક્વિપમેન્ટ હતા, પછી જે ટેલિકોમ ઇક્વિપમેન્ટ હતા, ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇક્વિપમેન્ટ હતા વેનેઝુએલામાં, એ લગભગ મોટાભાગના એમાંથી કેટલાય અમે મેડ ઇન અમેરિકા હતા, મેડ ઇન જર્મની હતા, એ બધામાં કિલ સ્વિચ હોય છે। એટલે કિલ સ્વિચ એક્ટિવેટ કરીએ એટલે આખા વેનેઝુએલાનો ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય બંધ થઈ ગયો, ટેલિકોમ સપ્લાય બંધ થઈ ગયો, જે સૈનિકોના પ્રાઇવેટ ઇક્વિપમેન્ટ હતા પર્સનલ ઇક્વિપમેન્ટ કોમ્યુનિકેશનના, એ પણ બધા બંધ થઈ ગયા। એટલે અને અમુક એવું છે કદાચ એમણે કેમિકલ વેપન વાપર્યા છે કે જેનાથી માણસ મરે નહીં પણ એકદમ શુદ્ધબુદ્ધ ખોઈ બેસે, એટલે એને એક ખૂબ જ ભયંકર માથાનો દુખાવો થાય, એની વિચારવાની ક્ષમતા સાવ બંધ થઈ જાય, એ પ્રકારના કેમિકલ વેપન્સ પણ કદાચ વાપર્યા છે અમેરિકામાં। અને આ રીતે એણે જે ટૂંકમાં ભારત પાસે પણ જે સાધનો છે, ભારત કેમ ચૂપ રહે છે, તો એનું સૌથી મહત્વનું કારણ કે ભારત પાસે જે બ્રિટનના સાધનો છે, ફ્રાન્સના યુદ્ધ વિમાનો છે, બ્રિટનના યુદ્ધ વિમાનો છે, અમેરિકાના હેલિકોપ્ટર લીધા છે, બધામાં કિલ સ્વિચ છે। એટલે અમેરિકા બહુ ચોખ્ખી ધમકી આપે છે કે તમે બહુ કુદાકૂદ કરશો તો અમે પાકિસ્તાનને ડબલ હથિયાર આપશું, તમારા હથિયારોમાં રહેલી કિલ સ્વિચ એક્ટિવેટ કરી દેશું, એટલે તમારા હથિયારો નકામા થઈ જશે અને પાકિસ્તાન ખુરદો બોલાવી દેશે। દાખલા તરીકે અત્યારે ઓપરેશન સિંદૂરમાં જે થોડી ઘણી સફળતા મળી, કેમ કે અમેરિકાએ પાકિસ્તાનના F-16 ડીએક્ટિવેટ કરી નાખ્યા હતા, એટલે પાકિસ્તાનના F-16 ઉડી પણ ન શક્યા, અને ઉડ્યા હોત તો એની અંદર જે એર ટુ એર મિસાઇલ છે એ પણ ડીએક્ટિવેટેડ છે, અને એટલે પાકિસ્તાનને આટલું મોટું નુકસાન થયું। જો F-16 બધા એક્ટિવેટેડ હોત તો પાકિસ્તાન ઘણા બધા પ્લેન તોડી શક્યું હોત આપણા। પછી જે રશિયા અને ચાઇનાના ઇક્વિપમેન્ટ હતા S-300 વગેરે, એમાં પણ શક્ય છે કે રશિયાની કંપનીઓએ એના કિલ કોડ વેચી દીધા હોય, અને એને કારણે અમેરિકાની કંપનીઓએ એને ડિસેબલ કરી અને પોતાના સૈનિકો લઈ ગયા। હવે આમાં જે ઘણા બધામાં છે કે
એક રીતે આ ઠગ વર્સસ ઠગ છે. 1998 થી વેનેઝુએલામાં ચૂંટણીઓ ઈવીએમ થી થઈ છે. શરૂઆતમાં ઈવીએમ માં વીવીપેટ પણ નહોતા, પછી વીવીપેટ મૂકવામાં આવ્યા, પણ વીવીપેટમાં 50% વીવીપેટની ગણતરી થાય છે અને એ 50% કોણ એ રેન્ડમલી સિલેક્ટ થાય છે, પણ બંધ બારણે ઇલેક્શન કમિશન છે એ નક્કી કરે છે કે આ 50% અમારે ગણવાના છે. બધા વીવીપેટની ગણતરી નથી થતી. વીવીપેટ ત્યાં આપણા કરતા સારું છે, એમાં કાગળનો પીસ વોટરના હાથમાં આવે ને વોટર પછી ડબ્બામાં નાખે, એટલે વીવીપેટમાં મેનિપ્યુલેશન થવાની શક્યતા ઓછી છે. પણ જે વેનેઝુએલામાં લગભગ 20-22 હજાર બૂથ છે, એમાંથી કયા 10,000માં ગણાશે કે નહીં ગણાય. અને આ વખતે એમ કહેવાય છે કે લગભગ ગણાયા પણ નહોતા, કે જે 50% વીવીપેટ ગણવાનો હોય 2024માં, સપ્ટેમ્બર 2024માં, જેમાં મદુરો અને હ્યુગો ચેવેઝ અને મદુરો અને વેનેઝુએલાના લગભગ બધા એનજીઓ વગેરે એક વાત ઉપર સહમત છે કે વેનેઝુએલામાં બેલેટ પેપર ન આવવું જોઈએ, ચૂંટણી ઈવીએમ થી થવી જોઈએ. બીજી એમનામાં એક સહમતિ છે, એ છે કે પેટ્રોલથી જે નફો થાય છે એ સીધો નાગરિકોમાં નહીં વેચવાનો, એ નફો નાગરિકોની કલ્યાણકારી યોજનાઓમાં જ વાપરવાનો. જેમ આપણે ત્યાં છે કે જે ઓએનજીસી જે નફો કરે છે એ સીધો નાગરિકના ખાતામાં નથી જતો, કે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા કે પીએસયુ કે જે ખાણમાં જે નફો થાય છે, પછી અદાણી રોયલ્ટી મારફત સરકારને જે નફો આપે, કે ટાટા આપે છે પર યર પર એકર ₹1. એની પાસે બેસ્ટ કોલ માઇન ઇન ઇન્ડિયા છે ઝારખંડમાં, તો એમાં રોયલ્ટી આપે છે પર યર પર એકર ₹1. એટલે જેટલી કન રોયલ્ટી આવે, ₹1 હોય કે ₹3,000 હોય, એમાંથી કશું નાગરિકના ખાતામાં નહીં જાય. અને આ વાત ઉપર ભારતના બધા જ લેફ્ટિસ્ટ, રાઇટિસ્ટ, સેન્ટ્રિસ્ટ બધા એગ્રીડ છે. એ વાપરવામાં ક્યાં આવશે પૈસા વેનેઝુએલામાં, કે અમે નાગરિકોને કલ્યાણકારી યોજનામાં વાપરશું. એટલે કલ્યાણકારી યોજનાનો એક દાખલો આપું ભારતનો, એવા જ વેનેઝુએલામાં છે કે ભારતમાં એક કલ્યાણકારી સંસ્થા છે જેએનયુ, જેમાં પ્રોફેસરનો પગાર છે ₹35 લાખ, ₹40 લાખ વર્ષના, સોશિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં. મને તમે ચેટ જીપીટી ઉપર ક્વેશ્ચન નાખો ને કે ભાઈ જેએનયુમાં સોશિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં, ઇકોનોમિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કોઈ પ્રોફેસરનો 20 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ હોય, 20 વર્ષની સર્વિસ હોય, તો એનો વાર્ષિક પગાર શું આપશે, એ તમને આંકડો આપશે, સાથે નામ પણ આપશે કે આ એચઓડી છે એનો પગાર છે ₹35 લાખ, આ ડીન છે એનો, કેમ કે એડિશનલ ડ્યુટી આપતો હોય તો વધારે પગાર હોય, એટલે ક્યારેક અમુક પ્રોફેસરોનો પગાર એચઓડી કરતા વધી જતો હોય છે, વધતા એમને બીજા ગવર્મેન્ટ ઓફિસર પાસેથી અસાઇનમેન્ટ મળતા હોય છે, કોન્ટ્રાક્ટ મળતા હોય છે કે ભાઈ ગરીબી કેવી રીતે દૂર કરવી, એના માટે વર્ષે બીજા 3-4 લાખનો એને અસાઇનમેન્ટ મળે. ગરીબી કઈ રીતે ઝડપથી દૂર કરવી, એના માટે પાછા બીજા 2-4 લાખનો મળે. પણ ટૂંકમાં જે પૈસા છે એ નાગરિકના ખાતામાં નહીં નાખવાના અને કલ્યાણકારી યોજનાઓમાં વાપરવાના. આ વાત વેનેઝુએલાના ઇકોનોમિક્સમાં બહુ સેન્ટ્રલ છે કે એક પણ રૂપિયો સીધો નાગરિકના ખાતામાં ન જવો જોઈએ. હવે એમ કહો કે ગમે તે કહો, એને કારણે વર્ષે અને અમેરિકા વેનેઝુએલામાં કોઈ પણ ઉદ્યોગ ધંધો ચલાવો એટલે નાકે દમ આવી જાય, ભારત કરતા ઘણું વધારે મુશ્કેલ છે. અને એટલે ત્યાં લાખો એજ્યુકેટેડ લોકો દર વર્ષે પલાયન કરે છે. ત્યાં સુધી કે વેનેઝુએલા છોડીને અમેરિકા જઈ શકે તો અમેરિકા ન જશે કે કોલંબિયા જે સી ગ્રેડ નેશન જ છે ત્યાં જઈને એમ્પ્લોયમેન્ટ લે છે. અને અહીંયા જે કે છે કે વેનેઝુએલામાં પેટ્રોલ બહુ રિફાઇન કરવું, એક્સપ્લોર કરવું, માઇન કરવું અઘરું છે, એ વાત ખોટી એટલા માટે છે કે વેનેઝુએલાના જે સરકારી રાષ્ટ્રપતિઓ હતા, હ્યુગો ચેવેઝ કે આ મદુરો વગેરે, એમણે ત્યાંના લોકોને ટેકનોલોજી વિકસાવવાની તક જ ન આપી, કેમ કે એમને બધું ઇમ્પોર્ટેડ જોતું હતું. જો ત્યાંના લોકો ટેકનોલોજી વિકસાવે તો એની સાચી કિંમત પબ્લિકને ખબર પડી જશે કે ભાઈ આ તો પેટ્રોલ $5 નીકળી શકે છે, $10, પણ બધું જ ઇમ્પોર્ટેડ હોય તો તમે $5 નહીં $25 કહી શકો કે ભાઈ અહીં તો પેટ્રોલ કાઢવું બહુ અઘરું છે, અહીં તો $25 લાગશે, અહીં તો કાઢવું બહુ અઘરું છે, અહીં તો $35 લાગશે. એટલે વેનેઝુએલામાં જે લેબર છે એને ખરેખર ખીલ્લી ઉપર હથોડા મારતા નથી આવડતું, એટલો બધો ખરાબ ત્યાં લેબર ક્વોલિટી છે. એટલે એજ્યુકેશન જ નથી આપ્યું ને કોઈ જાતનું જેને તક આપવી જોઈએ એમને તક નથી આપતા. અને અત્યારે જે પાયમાલ સ્થિતિ થઈ, એક જમાનામાં વેનેઝુએલાનું એક્સપોર્ટ હતું પેટ્રોલનું, એક્સપોર્ટ ખાલી, એટલે ટોટલ રેવન્યુ પેટ્રોલ માઇનિંગનું $85 બિલિયન, આ 2007 નો આંકડો છે. એ ઘટતું એમાં સેન્કશન્સ ને એ બધું બરાબર છે, પણ સેન્કશન્સ છે તો તમે એનો સાથે સેના એવી ઊભી કરો કે સામેવાળાને સેન્કશન નાખતા 10 વખત વિચાર કરવો પડે. બીજું, દક્ષિણ અમેરિકાના દેશો છે એ તો પેટ્રોલ ખરીદવા તૈયાર જ છે, પણ એમનું પોતાનું પેટ્રોલનું ઉત્પાદન કેમ ઘટી ગયું,
કેમ કે એમણે જે ત્યાંનો જે રૂલિંગ ક્લાસ છે એણે નક્કી કર્યું કે બધું જ ઇમ્પોર્ટેડ રાખવાનું, મેડ ઇન વેનેઝુએલા કશું ન હોવું જોઈએ. એટલે એને કારણે તમે આ છે ને એક ચોર વર્સસ ચોરની જ આ ગેમ છે, અને એમાં અમેરિકા મોટો ચોર છે, શક્તિશાળી ચોર છે, એ ફાવી ગયો. સર ઇન્ટરફેર કરો. You are discussing on Venezuela internal policy. Or What? are you going to justify the American invasion? No. Sorry. અરે આઈ એમ નોટ તમે- જસ્ટિફાઈંગ ઇટ. No સવાલ છે justifying. કે આપણે શું કરી શકીએ? અમેરિકા સોરી વેનેઝુએલામાં કેટલા ખરાબ સ્થિતિ હતા હા. એટલે અમેરિકાને ઉદ્ધાર કરવા માટે ગયા છે. ના, તો તેનું લૂંટવા ગયા છે. લૂંટવા ગયા છે. વેર આર યુ એનિમિંગ ટુ? તમારું ડિસ્કશન કઈ બાજુમાં જઈ રહ્યા છે? અરે આપણે શું કરવું એ તો આજે ખાલી ઇન્ડિયામાં બધા આપણે બહુ ખરાબ સ્થિતિ છે. આ મોદીની વિરુદ્ધમાં આપણે બહુ ખરાબ હા. 4 કોડ આવી ગયા છે. તો પછી અમેરિકા તો આઈ બધું કરી કાઢે બધું. તો તમે થોડુંક મને જે આપણા જે decorum તો રાખો. અરે પણ આપણે શું કરવું એ જ ઉપર તમે એવું નથી કહેતા ને. તમે બધા ભાઈ પણ એ વસ્તુ તો You are not telling that. You are આજે telling. મદુરો છે એના No. let us not project Maduro is a innocent baby. We are not going to that. We are telling internal affairs માં અમેરિકાના interference. રેકોર્ડ તમે રેકોર્ડ કહો તો બહુ સારું બધું. તમે એ તમે બધા અત્યારે જ આ મિસ્ટર ભોજનનો કેટલું અને તો પછી અમેરિકા જઈને મને વેનેઝુએલા ઉદ્ધાર કરીને સુવર્ણલંકા બનાવી દેવાનું. મારો પોઈન્ટ શું છે કે દેશનો રૂલિંગ ક્લાસ છે એને દેશને એટલો નબળો કરી નાખ્યો, એટલો લૂંટી લીધો દેશને, કે આજે અમેરિકા ત્યાં ક્રિમિનલ ગેંગ્સને હથિયાર આપી રહ્યું છે મોટે પાયે, અને ત્યાંના લોકો પાસે લડવા માટે કોઈ બંદૂકો નથી, કોઈ હથિયાર નથી, બધા જ હથિયારો યુગો ચેવેઝ અને મદુરોએ જે એના પહેલાના રાષ્ટ્રપતિએ છૂટવી લીધા હતા, પણ જે થોડા ઘણા હતા એ પણ છૂટવી લીધા. સો અત્યારે અમેરિકા ત્યાં ક્રિમિનલ ગેંગ્સને વેપન આપી રહ્યું છે, એન્ડ પીપલ આર કમ્પ્લીટલી હેલ્પલેસ લાઈક pigeon બિફોર કેટ્સ. એટલે તમે જુઓ કે આ બધા નેતાઓ કેટલા દેશને નબળા કરી નાખે છે. અને એના જે 2000 સિક્યોરિટી ગાર્ડ હતા એમાંથી 1500 થી વધારે ક્યુબાના હતા. એને પોતાના દેશના સૈનિકો ઉપર વિશ્વાસ નથી. એટલી બધી પરિસ્થિતિ એને બગાડી નાખી હતી કે હી ડઝ નોટ હેવ ટ્રસ્ટ ઓન હિઝ ઓન વેપન. અને બીજી બાજુ રશિયાએ કેમ ખાસ મદદ ન કરી, S-400 ન વેચ્યું દાખલા તરીકે, કે રશિયા યુક્રેનમાં બરાબર ભીસમાં આવ્યું છે. અત્યારે અમેરિકા જો યુક્રેનને A ગ્રેડ વેપન આપે, એ ખાલી એને B+ વેપન જ આપે છે, કે જેથી રશિયા એને હરાવી ન શકે અને યુક્રેન છે એ પણ રશિયાને આખું ખદેડી ન શકે. પણ જો અમેરિકા યુક્રેનને A ગ્રેડ વેપન આપે તો આખું રશિયા તો એને પાછું હટવું જ પડશે, પ્લસ રશિયાના 5-10 લાખ લોકો મરી જશે અને પુટિનની એકદમ નામોશી થઈ જશે, એને ચૂંટણી પણ હારી જાય એને કારણે. એટલે પુટિન અત્યારે વેનેઝુએલાના મુદ્દા પર તો ચૂપ છે એટલું જ નહીં, કદાચ ઈરાનના મુદ્દા ઉપર એ ચૂપ રહેશે. ઈરાનને પણ જે S-400 જોઈએ છે એ આપવાની અત્યારે પુટિન ના પાડે છે. એટલે અત્યારે સવાલ એ છે કે અમેરિકાની આ રીતે હથિયારો એની પાસે વધારે છે એટલે એની દાદાગીરી થવાની છે. આપણે શું કરી શકીએ? મારા ખ્યાલથી એક જ ઉપાય છે કે આપણે 100% મેડ ઇન હથિયારો બનાવીએ જે અમેરિકાના હથિયારોની ટક્કર લઈ શકે. બાકી આપણે અવાજ આપશું તો અવાજ તો આપણા કરતા મોટો અમેરિકાનો કરે છે, પણ અંદર ખાનેથી ફૂટેલા છે. એ બધા નાટક કરે છે કે જો તમારે હથિયાર બનાવવાની જરૂર નથી, અમે અવાજ કરીએ છીએ ને એ અવાજ કરતા રહેશે અને લૂંટતા પણ રહેશે, અને એ લૂંટમાંથી ફાયદો પણ મેળવતા રહેશે. આજે અમેરિકામાં જેટલા લોકો વેનેઝુએલામાં જે એટેક થયો એનો વિરોધ કરે છે, એમને અંદર ખાનેથી તેલની કંપનીઓથી એટલો જ મોટો ફાયદો મળી રહ્યો છે. દાખલા તરીકે ન્યુયોર્કના ગવર્નર મેયર, one of his biggest sponsor is George Soros, અને George Sorosના સૌથી biggest source of income શું છે? ઓઇલ કંપની. એટલે તેલની લૂંટમાંથી જોર્જ સોરોસ કમાય. જોર્જ સોરોસ છે એ ન્યુયોર્કના મેયરનું ફંડિંગ કરે, અને ન્યુયોર્કનો મેયર છે એ દેખાડો કરવા માટે વિરોધ કરે કે ભાઈ તમે વેનેઝુએલાના પ્રેસિડેન્ટની ધરપકડ કરી, એ ખોટી છે. એટલે આ બધા જેમ અહીંયા કેમ કેટલાય લોકો ફેક ઓપોઝિશન ઇન શોર્ટ, એટલે ટૂંકમાં આપણા ઉપર હુમલો થશે એટલે કદાચ 99% અમેરિકા પાકિસ્તાન મારફત હુમલો કરશે, જે અમેરિકાની ત્યાં પણ રમત હતી કે કોલંબિયા મારફત હુમલો કરાવો, પણ કોલંબિયા પણ એટલું ખલાસ થઈ ગયું છે. અને ફોર્ચ્યુનેટલી ત્યાંના લોકો અમુક વસ્તુ સમજી ગયા કે આપણે ઝઘડવું હશે ત્યારે ઝઘડવું, પણ અત્યારે આપણે વેનેઝુએલા સાથે ન ઝઘડવું. વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બીકમ પોન ઓફ અમેરિકા. પણ પાકિસ્તાનની પોલિટી એટલી ગયેલી છે કે દે આર વિલિંગ ટુ બીકમ પોન ઓફ અમેરિકા, અને ઇન્ડિયાની પણ. એટલે ઇન્ડિયા ઉપર પ્રેશર શું આવી રહ્યું છે કે તમે ચાઇના ઉપર એટેક કરો, અમેરિકાનું પ્રેશર. અમેરિકા અત્યારે ઇન્ડિયા ઉપર શું પ્રેશર નાખી રહ્યું છે કે તમે ચાઇના પર એટેક કરો
નહીતર અમે પાકિસ્તાનને ખૂબ સારા હથિયાર આપીને કહેશું કે તમારા ઉપર ત્રાસવાદી હુમલા કરે કે વધારે જેમાં પહેલગામમાં હુમલો થયો હતો એ પ્રકારના વધારે હુમલા કરે. એટલે અત્યારે આપણી પાસે એક જ રસ્તો છે કે મોટે પાયે હથિયારો વિકસાવવા અને પ્રજાને હથિયારો આપવા. અત્યારે વેનેઝુએલાની પ્રજાની પરિસ્થિતિ બગડી છે તો એનું કારણ કે એ લોકો પાસે ક્રિમિનલની સામે લડવા માટે હથિયાર જ નથી અને અમેરિકાએ ક્રિમિનલ્સને બેફામ હથિયારો આપ્યા છે. જે ડ્રગ ટ્રેડ છે એ ડ્રગ ટ્રેડમાં મોટામાં મોટું માથું કોણ છે? CIA પોતે. અને CIA છે એને ક્રિમિનલ્સ ગેંગ, એના વેનેઝુએલાની ક્રિમિનલ ગેંગ સાથે બહુ સારા કનેક્શન છે. એણે ક્રિમિનલ ગેંગ્સને હથિયાર આપ્યા છે. અત્યારે વેનેઝુએલાની પોલીસ છે એ કમ્પ્લીટલી અંડર ક્રિમિનલ છે, કેમ કે પોલીસ પાસે સાવ બી ગ્રેડ વેપન્સ છે. એટલે આપણી જો પ્રજા પાસે હથિયારો નહીં હોય તો વધારે આપણી દુર્ગતિ થવાની. એટલે આપણે વેનેઝુએલાની દિશામાં જઈ રહ્યા છે, કદાચ વધારે ખરાબ. અને અટકાવવાના શું રસ્તા છે કે આપણે એવા કાયદા વ્યવસ્થા ઊભી કરીએ કે વધુમાં વધુ હથિયારો બનાવી શકીએ અને હથિયારો પ્રજાને આપવા. અને ભારત માટે કોઈ ઉપાય હોય તો હું આપને વિનંતી કરીશ બધાને કે શું કે ભાઈ ભારતે શું કરવું આ પરિસ્થિતિમાં. જો તમે જે વાત કરી એમાં ઘણા એઝમ્પશન્સ છે, પણ એઝમ્પશન્સ બાદ કરીએ તો હથિયારો ઇટ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ ટ્રુ સ્ટોરી. ફક્ત હથિયારોથી દુનિયા પર રાજ નથી થતું, કંટ્રોલ નથી થઈ શકતો કે ધાર્યું કરાવી નથી શકતું. કારણ એ છે કે આજ સુધીના ઇતિહાસમાં તમે જુઓ તો ભારત અને ભારતની બહાર યુરોપમાં પોતાની જ પ્રજાનો એક ભાગ એવો હોય છે કે જે રાજાની સામે હોય છે, અસંતુષ્ટ હોય છે, અને એને કાબુમાં લેવા માટે બીજા રાજાની મદદ લેવી પડતી હોય છે. દાખલા તરીકે આપણા ઘરના છોકરા આપણું કહ્યું ના માનતા તો પડોશીને કંઈક લડો જરાય એને. એવી હાલત અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ પોલિટિક્સમાં થઈ છે. બીજું બેલેન્સ ઓફ પાવર. અમેરિકા જે કરી રહ્યું છે કે રશિયા જે કરી નથી શકતો પણ કરવાની કોશિશ કરે છે એ છે કે બેલેન્સ ઓફ પાવર રહે, કે કોઈ એક સ્ટેટ એવો પાવરફુલ ના થઈ જાય કે એમને કાલે ચડીને એમના માથે વાગે. એવી રીતે પોતાના જ કન્ટ્રીની અંદર કોઈ એક અપોઝિશન પાર્ટી એવી પાવરફુલ ના થઈ જાય કે જે અપોઝિશન પાર્ટી કાલે એમને જ પોતાને જેલમાં મૂકે. એટલે શું છે કે પાવર, મની હેલ્પ્સ પાવર. મની અને પાવર જયારે એ ભેગા થવાના અદાણી ને મોદીજી ભેગા થવાના એટલે થવાના જ, અને ટ્રમ્પ અને પેલા એલન મસ્ક એ ભેગા થવાના જ, કારણ કે એના વગર બેને એકબીજા વગર ચાલવાનું નથી. એટલે જ્યાં સુધી માનસિકતા બરોબર છે ના સુધરે કે ભાઈ આપણે પ્રજાનું કલ્યાણ કરવું છે કે પ્રજાને એટલીસ્ટ એક સુખી લેવલ સુધી લાવવી છે, ત્યાં સુધી તો હથિયારો બી કામમાં નહીં આવે ને. ફક્ત પોતાની ખુરશી ટકાવવા પૈસાને મહત્વ આપશે અને પોતાનો પૈસો ટકાવવા માટે ખુરશીને મહત્વ આપશે. આ બે બધી જગ્યાએ તમે વર્લ્ડમાં જુઓ તો ઇટ ઇઝ ધી કોલેબોરેશન બિટવીન ધ રીચ એન્ડ પાવરફુલ. આ રીચ અને પાવરફુલ જ બધું કરાવતા હોય છે. એટલે આ બાકીની બધી જે સારી સારી વાતો જે છે ને મોરલી કે લીગલી આપણે કહીએ કે આમ કરવું છે, એ બધી તો કોમન પ્રજા માટે છે, સાંભળવા માટે છે. જેમના ધર્મગુરુઓ બધાને ભાષણ આપે છે કે પાપ ના કરવું અને પછી આ દુનિયામાં કશું આપણું છે જ નહીં, કઈ લઈને આયા નહોતા, અને પછી ઉભા થાય ત્યારે કે પેલા લાખ રૂપિયા આપો ભાઈ હું આવ્યો છું ભાષણ આપે છે. આ જ હાલ. એટલે આ હાલત ભૂતકાળનો બી ઇતિહાસ તમે જુઓ ને તો આ લોકો બધા જ રાજાઓ કેમ બીજા રાજાઓ લડતા? પાવર માટે, હેજીમની માટે. હેજીમનીમાં મારો રાજ મોટું થવું જોઈએ, આખા હિન્દુસ્તાનમાં મારું રાજ હોવું જોઈએ, એવી એમની એક તમન્ના હતી. એ તમન્ના માટે એ લોકો ખૂના મરકી બધું કરાવી શકતા હતા. એટલે આ પેટ્રોલ છે કે એનર્જી છે કે રેર અર્થ્સની વાત છે કે આ બધી વસ્તુઓ સાધનો છે, પાવર મેળવવાના સાધનો છે, અને પાવર મેળવ્યા પછી એને કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એના માટે પૈસો જોઈએ એ પણ એમની પાસે છે. એટલે આ કારણ કે જો બધાને હથિયાર આપવામાં આવે ને તો કાલે રસ્તામાં આજે એમને જ ઝઘડા થતા હોય, તોફાનો થતા હોય છે, તો કાલે તો એમને જ ખૂનો થયા કરશે. અને જ્યાં સુધી પ્રજામાં મેચ્યોરિટી ના આવે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ના આવે, એજ્યુકેશન ના આવે, રિસ્પોન્સિબિલિટી ક્યારે આવે? ભૂખ્યા પેટે તો આવે નહીં. કે અડધી પ્રજા 80% પ્રજાને કે 80 કરોડ પ્રજાને જયારે જમવાનું આપવું પડતું સબસિડાઇઝ, તો એ પ્રજા ક્યાં પથ્થરે ઉચકવા માટે શક્તિમાન નથી. તો બંદૂક તો ક્યાંથી? અમને જ જોઈએ છે કે બસ તમે તમારી લાઈફમાં સ્ટ્રગલ કરો, તમે આટલામાં જ રહો
હમણાં કોને કહ્યું આપણા પેલા કે કોનો મિનિસ્ટરે કે પ્રજાએ હવે એમ કે અત્યારે સામનો કરવો જોઈએ એનો. એટલે એક જણા લખ્યું કે પ્રજાને કહો એમના 2 દીકરા એક અમેરિકામાં ભણે છે, હા, અને એકને અહીં આગળ મોટો હોદ્દા ઉપર કામ કરે છે. બંનેને કહો કે એ જુવાન છે, ના ના ગડકરી નહીં, એ 2 જ પેલું આપણે પોલીસમાં એટલે પેલા એમાં છે ને ડોભાલ, હા જી ડોભાલના 2 છોકરાઓમાં એક અમેરિકામાં ભણે છે, એક અહીંયા એમના પોતે બહુ સારા હોદ્દા ઉપર છે. એમને કહો કે એ બી આ જુવાન છે ને રસ્તા પર ઉતરે, એમને કહો કે અહીં આવી રસ્તા પર ઉતરે લડે, એમને રસ્તા પર નથી ઉતરતા. અમે બધા રસ્તા પર ઉતરો, પથ્થરબાજી કરો, ગોળી ખાઓ. એટલે જે પાવરફુલ છે, રીચ અને પાવરફુલ, એ લોકો એમનો પાવર રાખવા માટે એક જમાનો આ તમે કહી છે ને કે હાઇડ્રોજન પર ગાડી ચાલે, પાણીથી ચાલે. આ પાણીની ગાડી ચાલવાનું તો 50-60 વર્ષ પહેલા હતું. જ્યારે આ સંશોધન થયું કે હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન જુદો પાડીને એનાથી ગાડી ચલાવી, ત્યારે એક કાર્ટેલ હતું ઓટોમોબાઈલ નો, ફોર્ડ ને એ બધા એમાં જોડાયેલા હતા. એ કાર્ટેલે પૈસા બી દબાઈ દીધું કે આ અમારે આ છે ને આ તમે રિસર્ચ કરી છે ને રિસર્ચ બંધ કરી દો, અમારે નથી જોઈતી. કારણ કે તો પછી આખું પેટ્રોલિયમ સામ્રાજ્ય છે ઓપેક, એ બધું ખતમ થઈ જશે. એક છે 7 સિસ્ટર્સ, વાંચો તમે, એની અંદર બધી બર્માશેલ ને આ તે ને બધી ભેગી થઈને બધી કન્ટ્રીઝ જોડે આ જ ગેમ રમ્યા કરે. એની જોડે બિઝનેસ કોન્ટ્રાક્ટ કરે, એમને પાવરથી એમના કંટ્રોલમાં, પૈસાના પાવરથી કંટ્રોલમાં કરે અને ધાર્યું બધું કરાવતા હતા. એટલે આ છે અનાદિ કાળથી ચાલતું આવે છે. સવાલ એ છે કે પેલું કહેવાય છે કે ગુડ ડિક્ટેટર કે ગુડ મોનાર્ક, તમારો રાજા વડાપ્રધાન હોય કે પ્રેસિડેન્ટ હોય, જો એ પ્રજા માટે કરવા માંગતો હોય તો એ પ્રજા બહુ સુખી થતી હોય છે, એમાં તકલીફ નથી થતી. પણ આ ચાલતું હોય છે 100 વર્ષ પરાણે, 100 વર્ષ આવું રાજ ચાલતું હોય છે, વળી પાછું અંદરથી બીજા ઉભા થઈ જતા હોય. એટલે જેમાં સોમનાથ નું કહ્યું તો સોમનાથ નું પહેલેથી નહેરુ તો પેલા વિરોધ નતો કર્યો. નહેરુ કહ્યું કે ભાઈ આપણે બધા સરખા માટે હું નહીં કરું, પણ એમને એમ નતું કે ના બનાવો કે ના કરો કે એના માટે વાંધો છે. એટલે પછી પેલું કોમ્યુનિકેશનમાં કેવું છે કે જેટલું કહ્યું છે એના કરતા જે નથી કહ્યું ને એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય. એટલે લો ઓફ કમિશન એન્ડ ઓમિશન એ લાગુ પડતો છે. એટલે આ બધા જ આપણે વાત કરીએ સારી કે ભાઈ આવી રીતે પ્રજાનું, તમે વેનેઝુએલાની વાત કરી, વેનેઝુએલામાં એ જે પેટ્રોલ તમે કહો કે કોઈને ભણવાનું, અહીંયા ક્યાં કોઈને ભણવા દે છે? તમે જુઓ ને, અહીંયા ભણશો તો સામે થશે ને, અને અહીં ભણેલાનું કેટલું લેવલ છે ખબર છે કે ભાઈ કોણ કેટલું વિચારી શકે છે. હમણાં તમે રસ્તે જતા 4 ગ્રેજ્યુએટ પૂછો કે ભાઈ આપણા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર કોણ છે ને આપણા હોમ મિનિસ્ટર, ડિફેન્સ મિનિસ્ટર કોણ છે, તો કદાચ બધા નામ નહીં આપી શકે, બરોબર? એટલે એ જ્યાં લેવલ આપણું છે એ લેવલ ઉપર લાવવા નથી માંગતા. એક જમાનામાં એવું કહેવાતું હતું, આઈ ડોન્ટ નો, ઋષિ મુનિઓના ટાઈમમાં, કે એમ કહેતા હતા કે જ્ઞાન છે ને સુપાત્ર દાન જ્ઞાન કેવું હતું કે જ્ઞાન બ્રાહ્મણોને અમુકને જ આપવું. તો કારણ એ જ હતું કે બધાને જ્ઞાન આપે તો પાછો પથરો ઉડીને પોતાના માથા ઉપર આવે, એટલે નહોતા આપતા. એટલે બેઝિકલી ઇન્ટેન્શન, એટીટ્યુડ અને મોરાલિટી એ છે ને આ બધું પાવર હોય. પેલું આપણે કેટલાય શાસ્ત્રો વાત વાંચી ને થઈ, એટલે શું શું બ્રાહ્મણોને જ્ઞાન આપવું એ કોણ નક્કી કરતા હતા? એ લોકો એ બધા નક્કી કરે. એટલે જ મેં કહ્યું કે આ વાંચેલું છે મેં, એટલે પ્રૂફ નથી, પણ એ લોકો જ નક્કી કરતા હતા. અને પહેલા એ સ્ટોરીઝમાં આવતું હતું કે પેલા અસુરો હતા, કોઈના માથે હાથ મૂકે એટલે બળી જાય ને પછી પોતાના જ માથે હાથ મૂકે, એવું આજે થઈ ગયેલું છે. ભસ્માસુર હતા. એટલે ભસ્માસુર ને આવું વરદાન મળેલું કે ભાઈ તમે એટલે આપણે એનો અર્થ કે પાવર એવાને આપીએ છીએ. ભસ્માસુર ને આપ્યો તો શિવે ને પાવર, કે તું જેને માથે હાથ મૂકે છે જશે. એટલે આપણે પાવર પણ એવા ભસ્માસુરોને જ આપીએ છીએ કે જે ગમે તેના માથા ઉપર હાથ મૂકીને ડિસ્ટ્રોય કરી શકે. લો હા
હા, આ વેનેઝુએલાની કટોકટીઓ થઈ આપણે બધાએ જોઈ, પણ આ છે ને એક બદમાશ માણસની ઉપર જે થયું એને એનો અહમ ગવાઈ ગયો. ત્યાંથી એને ચડી ઉપડી કે હવે મારે ગમે તે રીતે આને પાઠ ભણાવવો છે. જ્યારે પેલા લોકોને ગેરકાયદેસર માણસોને બહાર કાઢ્યા અમેરિકામાંથી, બધા દેશોના કાઢ્યા, ઇન્ડિયાના કાઢ્યા, આના તેના બધાના કાઢ્યા. ઇન્ડિયાના માણસો હાથકડી પહેરીને લાવ્યા. વેનેઝુએલાના બી માણસોને હાથકડી પહેરાવીને એનું પ્લેન ગયું અને પેલાએ ના પાડી, લેન્ડિંગ ના થવા દીધું. એટલે એનો આમ ગવાયો. ત્યાંથી એને આ બધી કારીગરી કરી અને આને દાવ પાડી દીધું. બાકી મોટા માણસો આમ ગવાય એટલે પેલો તો છોડી દીધી ને, ગમે ત્યારે લાગ પડી ને ત્યાંથી એને પ્લાનિંગ કરવા માંડ્યું અને ગમે ત્યારે પાઠ ભણાવો. બીજું, આ ઇન્ડિયામાં આજે અત્યારે ખરેખર કટોકટી તો થાય એવી શક્યતા હોય છે, કારણ કે કોમ્યુનિકેશન ટોટલી બીજાના દેશો ઉપર છે. હવે જો જે વેનેઝુએલામાં થયું, બે કલાક માટે પાવર બંધ કરી દીધો અને બધી કારીગરી થઈ, એવું આપણે બધું ટોટલી અંધારું થઈ ગયું. આખું વેનેઝુએલામાં અંધારું થઈ ગયું, કોમ્યુનિકેશન બંધ, લાઇટ બંધ, બધું થઈ ગયું. એવું કદાચ ઇન્ડિયામાં બી જે લાઇટની તો ખબર નહીં, પણ એટલીસ્ટ આ જે કોમ્યુનિકેશન તો ટોટલી અત્યારે વિદેશોના હાથમાં જ છે. અને ત્રીજું રફાલમાં છે, રાહુલભાઈએ કહ્યું, પણ એકચ્યુઅલી રફાલનું જે કીલની તો ખબર નથી મને, પણ જે કોડ હતો એ કોડ ઓપરેટ જ ના થયો, એટલા માટે આપણા 5 પ્લેન જતા રહ્યા. રફાલ ઉડ્યું ખરું, પણ જે કોડ, હા, કોડ આખો સંતાયેલો હતો. એ લોકો માગ્યો કોડ, આપણે લોકો માગ્યો રફાલ કંપની, ભાઈ કોડ આપો અમને, પણ એ લોકો ના આપ્યો. અને એટલીસ્ટ આ કોડની બાબતમાં આપણા 5 પ્લેન જતા રહ્યા. બાકી આપણા પ્લેન સારા હતા, પાયલોટ સારા હતા, બધું સારું હતું, અને કોડના હિસાબે થઈ ગયું. બસ. મારે ખાલી એટલું બધા ચર્ચા કરીને સારું બધું, કેમ કે એકચ્યુઅલી એક તો વસ્તુ છે કે આપણે બહુ, હું પહેલા પણ બોલીશ કે બહુ વિસ્તારિત પૂર્વક વાત કરવું પડે. કારણ કે અમેરિકાની જે પોલિસી જે છે वो घातक है वो. हाँ हाँ, अमेरिका ने जो पॉलिसी है ये बहुत ही खतरनाक है. अमेरिका के लिए भी खतरनाक है, दुनिया के लिए भी खतरनाक है. ये दुनिया का परवाह भी नहीं करते हैं. यहाँ मार दूंगा, पीट दूंगा, मतलब धमकी, गुंडा, दुनिया का गुंडा जैसा है, ये कर लूंगा, नाचता भी है, मतलब उसको देखे इंसेन कहते हैं, पागल जैसा है. लेकिन पागल वागल नहीं, पूरा एकदम जानबूझ के सब करता है, पूरा करता है इस चीज का. लेकिन इसको लेकर क्या है कि जो मैं पहले बताया कि जो दुनिया में क्या सारे देश, 4-5 देश को छोड़ करके जो रिस्क लेके भी उन्होंने अपोज किया, क्या इतना डेमोक्रेसी की बात करने वाले सारे देश की, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये क्या है इनको? इतना दबे हुए अमेरिका से, खाना पीना नहीं मिलता है उनको, तो आवाज नहीं उठा सकते हैं. और बाद में तो ये बात को छोड़ दिया हमने, वो चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और जो अर्जेंटीना, पनामा को छोड़ के सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को लेकर. और एक जगह में आपको पता है कि अमेरिका का जो मिलिट्री बेसिस सारा देशों में फैला हुआ है. 800 जितना मिलिट्री बेसिस है, बहुत सारे. ये तो पूरा लिस्ट है, मैं पूरा पढ़ूंगा तो टाइम जाएगा, बोरिंग भी होगा लिस्ट पढ़ना. और कभी भी धमकी तो सबका ऊपर तलवार लटकता रहता है उनका, तो वो पूरा. और अमेरिका कौन सा गंगा पानी में धोया हुआ है? वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ सब ठीक ठाक है, वहाँ ड्रग्स चलता नहीं है, वहाँ ओवर स्पेंडिंग मिलिट्री का जो होता है नहीं होता. वो वेलफेयर स्टेट में कितना खर्चा लोगों के लिए होता है, वो भी बात देखो. तो आज अमेरिका का, आज हमारा सबसे बड़ा दुख की बात है, गुजरात में ही अमेरिका का ड्रीम इतना जबरदस्त है कि अमेरिका जाना मानो जैसे कहीं काशिया और मैंने मथुरा गया जैसा लगता है. हमारे लिए काशी मथुरा जैसा है. अगर किसी को बॉम्बे में जाना है, मुझे स्टार बनना है तो मुझे बॉम्बे जाना है, ऐसा ही जैसा बन गया है. तो अमेरिका में जाके मैं ये बनूंगा, वहां लैट्रिन साफ करूंगा, लेकिन अमेरिका जाऊंगा, डॉलर अच्छा है. ये एक तरह अंधता जो फैला हुआ है, तो ये जो फैल रहा है, और जाके यहाँ तक भी मैं तो घर में झगड़ा कर सकता हूँ, यहाँ मोदी जी को मैं गाली भी दे सकता हूँ, वहां तो मैं तो मोदी जी को गाली वहां भी नहीं दे सकता. तो यहाँ मैं अपना फ्रीडम को कटल करते हुए मैं जाता हूँ डॉलर कमाने के लिए. इतना कितने सारे लोग अमेरिका में है. हाँ, वो बात भी सही है. अगर यहाँ भी, इंडिया में भी अगर कोई भी मूवमेंट होता है, कोई, वो तो टाटा है, बिरला है, अदानी है, अंबानी है, कोई ना कोई है, वो भारत क्या स्वदेश जागरण मंच की बात भी हो,
या ये सब लोग कहीं ना कहीं फिनांस तो होता रहता है, बाद में वो विड्रॉ हो जाते हैं, मूवमेंट भी गिर जाता है, वो बात भी सही है, मैं इसको मना तो नहीं करता हूं मैं। लेकिन ये क्या है कि क्या लोग का गुस्सा है? बिल्कुल है नहीं है। अगर मान लीजिए अभी अगर क्या गुस्सा नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर अहमदाबाद में अगर हमने कोई डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं कर सकते हैं, कोई हॉल नहीं मिलने वाला है, हम बोलते थे इसको बड़ा एक मीटिंग करें अमेरिका के बारे में, अमेरिकन पॉलिसी, ग्लोबल पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड, वो एक हॉल में मीटिंग करें। अभी बात हो रहा है हॉल तो मिलेगा ही नहीं। ये हमारा डेमोक्रेसी है, ये अहमदाबाद की बात है। अगर कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर आ गया, कोई एक सेंसिबल ऑफिसर है, दे दिया तो परमिशन मिल गया, थोड़ा बातचीत कर लिया, बाद में अभी अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ तो उस टाइम पे वो किसका जर्मनी के चांसलर आए हुए थे, उसने भेजी थे, पतंग उत्सव था, 17 तारीख तक चलेगा, रिवर फ्रंट बंद है, सारे जगह में ये अब अहमदाबाद में फील करते हो कि अब पल्स कैसा होता है। तो इसी टाइम पे तो ये होता है, तो यहाँ आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, तो परमिशन के लिए फिर बात करो ही मत। अभी ये माने ये है फॉरेन डिग्निटरी आए हुए हैं, पतंग उत्सव है, मोदी जी व्यस्त हैं और हमारे पुलिस स्टेशन के सब लोग व्यस्त हैं, यही जो बात होते रहता है। तो ये जो परिस्थिति जो है, इसी परिस्थिति में नागरिक का जो माने हमारा जो काम है, सिटीजन्स को हम क्या इन्वॉल्व करवा सकते हैं? अमेरिका के पीपुल के लिए हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका के लोगों के लिए हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका सत्ता की बात है। इंडिया के बारे पीपुल के लिए सबको पसंद है, अच्छा है, लेकिन इंडिया की सत्ता की बात है, हमारे सत्ता में जो बैठने वाले कहाँ है वो बात है। जबकि हम इसलिए मैंने बोला मोदी जी को इतना अपमान करके बात करते हैं, और तो भी उनके जो अनुयायी होते हैं, मोदी जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। उनका मंत्री, उनका पार्टी का चीफ, उनका आरएसएस का भागवत जी, वो हिंदू राष्ट्र बनने वाला ही है, वो बोलेंगे, उनको कुछ बोलने का एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। तो ये होता है। तो इसीलिए क्या है कि, लेकिन इसीलिए मैंने बोला कि मोदी जी को उठा के ले जाएंगे, तो मैं तो पहले होऊंगा, मैं बोलूंगा कि मोदी को उठा के नहीं ले सकते हो, एज एन इंडियन आई विल डेफिनेटली अपोज। मैं ऐसा नहीं कि मोदी को उठा लिया तो अच्छा हो, हम नहीं कर पाए तो उठा लिए अच्छा हो गया, मैं नहीं करूंगा। सोवेरेनिटी ऑफ द कंट्री, हम जो मेन जो स्पिरिट ऑफ द टॉक है, मैं जो कहना चाहता था, सोवेरेनिटी ऑफ द कंट्री, जो भी वीक हो, कमजोर हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, साधन बगैर भी हो, जैसा ही हो तैसा ही हो, लेकिन सोवेरेनिटी के ऊपर में आपका अधिकार नहीं है, आप वहां जाके शासन नहीं कर सकते हो, मैं आपको मनुष्य बनाऊंगा। अमेरिका में भी जैसे ही है पढ़ाई के बारे में, अमेरिकन का सिटीजन जो है, वेरी फ्यू पीपल दे नो अबाउट हु द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूछिए हु द व्हाट मिनिस्टर, व्हाट पोजीशन, व्हाट, वो नहीं बोल सकते। वो बाहर के लोग, दुनिया ग्लोबल होता है, ब्रेन ड्रेन होता है, वही लोग अमेरिका को चलाते रहते हैं। तो इसीलिए क्या आज अमेरिका के जाके इंडियन लोग जाके शासन कर लेंगे, तो इंडियन आदमी अगर कल प्रेसिडेंट बन जाएगा तो अमेरिका का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो बात भी नहीं है। इसीलिए सिटीजन्स के अंदर में ग्लोबली क्या हो रहा है, चाइना भी क्या कर रहा है, चाइना का अपॉर्चुनिज्म जो है, ये किस बात, कभी यहाँ कभी वहां कभी ये, तो ये अमेरिका खेल रहा है चीन के साथ, तुम जो रहो कि तुम झगड़ा कर लो तो ठीक हो जाएगा। क्या चीन के साथ अगर पड़ोस में आप रहोगे तो आप झगड़ा करते रहोगे तो हमारा क्या हाल होगा? कोई अच्छा तो हाल तो होगा नहीं। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हो उसको चर्चा भी होनी चाहिए, कारगिल भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बात है कि सोवेरेनिटी ऑफ द नेशंस, और एक मुश्किल से यूनाइटेड नेशन बना है, तो उसको तो कहीं ऑनर तो करो। ऐसा बॉडी है, 40 बॉडी से अमेरिका विड्रॉ है, दुनिया का जो साथ बॉडी बनी हुई है लगभग 40 जितना बॉडी है, क्लाइमेट का जो बात है वही से विड्रॉ है वो किसी में मैं बंधन में नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, मैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बंदूक है, मेरे पास चाहेंगे भी कर लूंगा। तो ये बात को लोग को, कितने लोगों को पता है? हमारा जो अमेरिकन प्रेमी है जो लोग, उनको बताने के लिए जरूरत है। और अमेरिका में लोग हैं जो इसका पसंद नहीं है, ट्रम्प की बात को पसंद नहीं है। अगर बाहर का अगर आवाज उठेगा, मुझे लगता है कि अमेरिका में भी आवाज उठेगा, यूरोप में जो डरमेंट आवाज जो है वो भी उठेगा। तो ये खाली जो अमेरिका दबाएगा, इराक में वार कर लेगा, ईरान को दबा लेगा, चाइना को कर लेगा, यूक्रेन को कर लेगा, ये बात जो है, इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे बड़े पैमाने पर एक हमको एक हॉल में सबको रखे, बाकी जो कोई बात करे इसमें अमेरिका के पॉलिसी के बारे में बात करे। मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का हम कर पाए तो मुझे लगता है मीना बहन कहाँ चलेगी, अगर ये हो सकता है
तो हम सब लोग थोड़ा इसके बारे में हम बातचीत करें। मेरा इतना ही मुझे कहना है। मुझे चलो ना सर। अच्छा, हाँ ठीक है, चलो थैंक यू।